अपना थर्ड लेक्चर जो है जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो भी पिछले लेक्चर्स में जो भी बातें हुई हैं एक बार रिकॉल करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो है शुरू करेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पहले पढ़ लिए थे वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, मूवमेंट एज ए रिस्पॉन्स देखा था हम लोगों ने कि हाँ भाई, जो मूवमेंट है वो साइन ऑफ लाइफ है, और इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स में भी हम लोग जो है ऑफन एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट की भी बात हुई थी। आई होप आप यहाँ तक तो आप बहुत बार जो है इसको समझ चुके होंगे। मूवमेंट अगर ग्रोथ के लिए होगी तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, मूवमेंट अगर ग्रोथ के लिए नहीं होगी तो नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे राइट रिस्पॉन्स एट ए राइट टाइम। एनिमल्स जो है उनमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये अचीव करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। प्लांट्स में ये अचीव होता है हार्मोनल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। नर्वस सिस्टम जो है हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। एक नर्व सेल जो कि इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करता है। 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके। डेंड्राइट्स यहाँ पे तुमको दिख रहा है, सेल बॉडी दिख रहा है, एक्सॉन भी दिख रहा है। ठीक है, नर्व एंडिंग यहाँ पे दिख ही रही है। डेंड्राइट जो है ब्रांच लाइक एक्सटेंशन है जो कि रिसीव करता है केमिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन से। और सेल बॉडी जो है वो न्यूक्लियस है। सेल बॉडी न्यूक्लियस वो यहाँ पे दिख रहा है तुमको। और सेल बॉडी वो न्यूक्लियस को कंटेन किया होता है, और फिर जो है इनकमिंग सिग्नल जो भी आ रहा होता है उसको प्रोसेस करता है ये सेल बॉडी। और फिर जो है इसको एक्जन के थ्रू, एक्जन एक लॉन्ग फाइबर है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करता है सेल बॉडी से लेकर नर्व एंडिंग तक। फिर जो है ये केमिकल ट्रांसमीटर के रूप में जो है दूसरे डेंड्राइट पर पहुंचता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे पहुंचता है। अंदर जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, और बाहर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, साइनेप्स वो टाइनी गैप है, वो माइक्रोस्कोपिक गैप है जो होता है एक्सॉन एंड ऑफ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंड पे और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है, जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं अपना साइनेप्स। ठीक है, आई होप आपको याद होगा ये। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि हाँ जी, एक लाइन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक मैसेज पास कर रहे हैं, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को मैसेज पास कर रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं न्यूरॉन का एग्जांपल हुआ, और ये बीच में जो गैप है दो स्टूडेंट्स के बीच में वो है अपना साइनेप्स। आई होप ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आई हो। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएट वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, इमीडिएट वो इनवॉलंटरी एक्शन है, सॉरी इनवॉलंटरी एक्शन है। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, एक स्टिमुलस से आप रिस्पॉन्स करते हैं, और वो जो है स्टिमुलस के कारण आप रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिस्पॉन्स जो है आपका इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, जो कि आपका ब्रेन जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये कंट्रोल होगा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये कंट्रोल्ड मैकेनिज्म जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ताकि आपको बचाए जा सके अलग अलग जो है अचानक हमले होने वाली चीज़ों से। ठीक है, आई होप आपको ये इतनी तक चीज़ें क्लियर होंगी। रिफ्लेक्स आर्क वो पाथ है जो रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है। रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ पे होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इट इंश्योर्स द रिस्पॉन्स इनक्रेडिबली फास्ट। रिस्पॉन्स को जो है इनक्रेडिबली फास्ट बनाने के लिए ऑफकोर्स एक मीडियम उसको देना होगा, ताकि वो बहुत तेज़ी से ट्रेवल हो पाए सिग्नल्स, और फिर जो है रिस्पॉन्स तुरंत मिल पाए। ये वाली चीज़ सारी आपको याद होगी। एफरेंट एफरेंट पाथवे, उसके बाद जो है ट्रैवल किया, ग्रे मैटर ने यहाँ पे प्रोसेस किया इन्फॉर्मेशन, और जो भी काम है वो आगे बढ़ा कि भाई क्या डिसीजन लेना है, तुरंत जो है पैर को खींचना है। फिर ये इंटर न्यूरन ने मोटर न्यूरन को ट्रांसफ़र किया जो है इन्फॉर्मेशन, और मोटर न्यूरन ने कैरी किया वो इफेक्टर मसल के पास, जो मोटर एंड प्लेट भी बोल रहे हैं उसको। रिसेप्टर डिटेक्ट करता है स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरन जो है ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड के वो ग्रे मैटर वाले हिस्से पे। स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रोसेसिंग सेंटर की तरह एक्ट करता है, और ये रिले न्यूरन एक तरीके का न्यूरन है जो कि सिग्नल डायरेक्टली पास कर देता है कहाँ से, अपने एफरेंट पाथवे अपने सेंसरी न्यूरन से सीधे मोटर न्यूरन में। ठीक है,
उसके बाद इफेक्टर मसल आपने देखा, मसल और ग्लैंड जो है जो भी रिस्पॉन्स करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे अपने इफेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर्स थे जो सेंस कर रहे थे चीज़ों को कि क्या हुआ, और यहाँ पे इफेक्टर है, इफेक्टर जो है वो असली में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा कि करना क्या है, क्या करना होगा, ठीक है। हैंड जो है वो एक्सीडेंटली अगर आपका टच किया और तवे पे, आप उसको पीछे खींच लेते हैं, वो कॉन्सस पेन आपको फील होता है, वो क्लासिक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। अगर आप अपना हाथ अपने पीछे खींचा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स, वो पॉसिबल हो पाया स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, ताकि आपको सीवियर बर्न ना हो। और ये फीलिंग ऑफ पेन वो रजिस्टर किया जाता है ब्रेन के द्वारा। अब जो फीलिंग जो है पेन का, वो तुरंत ब्रेन जो है कुछ देर बाद ब्रेन को ही पता चल जाता है। जैसे ही आपने हाथ पीछे खींचा, वो आपको उसके बाद जलन महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तब ब्रेन, अच्छा एक चीज़ नोटिस किया तुम लोगों ने कि जब हम लोग गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हाथ पीछे पहले आ जाता है, ब्रेन को फील बाद में होता है कि गरम लगा, हाथ पीछे खींचा और फिर उसके बाद फील हुआ। ऐसा कुछ होता है क्या? कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना खुद को। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन अब यहाँ पे, अच्छा, ह्यूमन ब्रेन भी एक हिस्सा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले देखा कि भाई इन्वोलेंट्री एक्शन कैसे होता है, वो फटाक से जो जल्दी एक्शन हो रहा है वो कैसे होता है, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में चीज़ें जानी। अब हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानेंगे। अब ह्यूमन ब्रेन, अब ये ह्यूमन ब्रेन वो अपना मेन कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी है। मेन कमांड सेंटर, कम कंट्रोल सेंटर हमारे बॉडी का है। और ह्यूमन ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है। मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो चीज़ों को इंक्लूड करके बोला जाता है। पहला है हमारा ह्यूमन ब्रेन, अपना ब्रेन, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन वाला हिस्सा, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन प्रोटेक्टेड होगा किससे? हार्ट, बोनी, स्कल, क्रेनियम, क्रेनियम जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ये जो है क्रेनियम में होगा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। ब्रेन पूरा जो है वो इससे कवर्ड होगा। और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करेगा? अपना वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग बैकबोन बोल रहे हैं। रीजन्स ऑफ ब्रेन, तो अब ब्रेन के रीजन्स के बारे में बात की हम लोगों ने कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और सेरेब्रम इसका जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या-क्या करता है? थिंकिंग और रीज़निंग के लिए इम्पोर्टेंट है, वॉलंटरी एक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ सेंसेशंस फ़ील करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद है अपना मिड ब्रेन जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है फोर फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में, और ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। अगर फटाक से जो है कोई इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स हुआ तो जो है उसको कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी इसकी होगी। मैंने बताया था तुम्हें, ग्रे मैटर से ग्रे मैटर के सराउंडिंग में जो वाइट मैटर होता है, जो उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे होता है, वो वाइट मैटर जो है वो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करता है सीधे ब्रेन को भी, ब्रेन में मिड ब्रेन वाले रीजन को, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई हो। उसके बाद अपना प्यूपिल साइज़, जो भी आपकी आँखें जो है आपकी आँखें बंद हो रही हैं, तुरंत से पलकें झपक रही हैं, वो सारी चीज़ें, पलकों का जो है आँखों का थोड़ा-सा ज़्यादा खुलना, प्यूपिल साइज़ इंक्रीज़ होना कन या डिक्रीज़ होना, वो सारा कंट्रोल होता है किसके द्वारा? मिड ब्रेन के द्वारा। हाइंड ब्रेन यहाँ पे है, हाइंड ब्रेन जो है उसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ द ब्रेन। ये कंट्रोल करता है बहुत से वाइटल फंक्शंस को, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो हाइंड ब्रेन में 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। सेरेबेलम क्या करता है? प्रिसीजन और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, प्रिसीजन और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा वॉलंटरी एक्शंस के, जैसे कि आपने कुछ जो है कॉन्शियसली चूज किया करने को, और वो चीज़ जो है सही से हो पाए, इस पे जो है वो ध्यान देगा, ठीक है। वो प्रिसाइजली हो पाए, सही से हो पाए, उस पे ध्यान देगा। सबसे पहले अगर आप बैठ रहे हैं तो बैठने में आपका पोस्चर मेंटेन, अगर आप चल रहे हैं तो चलने में पोस्चर मेंटेन, अगर आप किसी जो है ऐसी चीज़ पे चल रहे हैं जिस पे आपको बैलेंस की ज़रूरत है, मान लीजिए सीढ़ी, तो उस पे जो है आपकी बॉडी बैलेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप गिर ना जाएँ, उसको बैलेंस करने के लिए सेरेबेलम जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, ठीक है। उसके बाद जो है आता है बात मेडुला ऑब्लोंगेटा का। मेडुला ऑब्लोंगेटा सारे इसेंशियल इनवॉलंटरी एक्शंस को जो है कंट्रोल करता है। इसेंशियल इनवॉलंटरी एक्शन, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि इसेंशियल इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, इसको कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। और पोन्स जो है वो आपके रिदम ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। नर्वस टिश्यू वो
आपको ध्यान में रखना है कि नर्वस रिस्पॉन्स जब भी प्रोड्यूस होता है तो वो हम लोग कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, और वो एक्शन होता है मसल्स के द्वारा। जनरली मसल्स के द्वारा वो एक्शन देखने को मिलता है। मोटर न्यूरॉन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करता है मसल फाइबर के पास, और ये मसल फाइबर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, अच्छा, न्यूरॉन्स और मसल्स का जहाँ पे जंक्शन है वहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, और ये केमिकल रिलीज होके क्या करेगा, मसल्स को जो है, मसल सेल को उनका शेप चेंज करने के लिए बोलेगा, और वो शेप चेंज करेंगे कैसे, अपनी प्रोटीन्स को जो है रीअरेंज करके, ठीक है। ये चेंज ऑफ शेप ये क्या करता है कि मसल को जो है, मसल सेल को शॉर्ट कर देता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से आप जो है तुरंत एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं कि आप जो है वहाँ से पैर हटा लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी इतनी तक बातें पता हो, ठीक है। लेट्स गो अहेड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट देखा था हम लोगों ने। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स मैंने बताया था आपको कि प्लांट्स में जो है नर्वस सिस्टम नहीं होता है, वो रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी स्टिमुली को केमिकल सिग्नल्स के द्वारा। केमिकल सिग्नल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोन्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्सेस जो है वो जनरली स्लोअर होते हैं, जैसे एनिमल में होता है वैसे नहीं होता है। जैसे एनिमल में फटक से तुम जो है जैसे मैंने बोला कि मच्छर काट रहा है, तुरंत से फटक से पता चला, तुम्हारा हाथ गया वहाँ पे और मच्छर मार दिया तुमने। ये इतनी क्विकली नहीं होता है। तुमने पतीला टच करने तुम गए और तुरंत से जो है हाथ पीछे आ गया, गर्म जो है महसूस होगा तुम्हें। तो ये इतनी तेज़ी से नहीं होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में ये स्लोली होता है, क्योंकि इनमें जो है नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। दे लैक नर्वस सिस्टम, एंड दैट्स वाई थोड़ा सा उनका जो है स्लो मैकेनिज्म है अपना, क्योंकि उनके पास बस हार्मोनल सिस्टम ही है। अब इसमें प्लांट में भी दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। प्लांट में कौन सी दो चीज़ें थी, प्लांट में भी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो होगा वो फास्ट होगा, कंपेरेटिवली फास्ट होगा, और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट वो स्लो होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट में तुम्हें एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि, अच्छा, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर मूवमेंट ग्रोथ के लिए नहीं होगी तो वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, मूवमेंट ग्रोथ के लिए होगी तो वो ग्रोथ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखो, एक एग्जांपल है यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट का, जिसको मिमोसा पुडिका भी बोलते हैं। मिमोसा पुडिका याद रखना ये, ठीक है। और लीव्स उसके फोल्ड हो जाते हैं जब तुम जो है तुरंत जो है इसको जैसे ही टच करते हो तो लीव्स उसके फोल्ड हो जाते हैं और वो जो है सिकुड़ जाता है लीव्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लांट जो है इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट करता है। वो टच इन्फॉर्मेशन जैसे ही उसका रजिस्टर होता है सेल में कि हाँ भाई किसी ने टच कर दिया है, तो वो सेल्स को जो है, वो जो भी सेल्स हैं, जो भी बेस ऑफ लीफ, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो भी सेल्स यहाँ पे होंगे, वो सेल्स तुरंत जो है वाटर लूज कर देंगे। वाटर जो है उनका ट्यूगर प्रेशर वो लूज कर देंगे, जिस वजह से लिप्स सिकुड़ सिकुड़ जाएंगे तुरंत से, और लिप्स जो है फिर कोलैप्स हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। वैसे सिकुड़ने की वजह से ही ऐसा होता है। तो ये पूरा पे अगर छू दिया तो पूरा लिप जो है वो गिर जाएगा, वाटर लूज कर देगा। फिर जो है आता है एक मैकेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ये है अपना ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। इसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं प्लांट का। ये डायरेक्शनल ग्रोथ है, एक एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है मूवमेंट प्लांट का। और ये कोई भी प्लांट का पार्ट इसमें क्या करता है कि वो रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस को। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को जो है रिस्पॉन्स करेगा प्लांट का कोई एक पार्ट। अब इसमें हम लोगों ने चार चीज़ें पढ़ी थी: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म। ध्यान से देखना। फोटोट्रॉपिज्म में हम लोगों ने देखा था कि मूवमेंट अगर रिस्पॉन्स हो, मूवमेंट का रिस्पॉन्स सॉरी कोई भी लाइट के रिस्पॉन्स में अगर कोई भी मूवमेंट होगा तो उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा, अगर सूट जो है ग्रो कर रहा है लाइट्स के तरफ टू मैक्सिमाइज फोटोसिंथेसिस, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा कोई यहाँ पे टर्म नहीं दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि लाइट अगर जो है नहीं होगा, उस वजह से वो सिकुड़ने लगेगा, तो वो फिर मूवमेंट नहीं उस तरफ शो करेगा, ऑफ कोर्स वो सिकुड़ जाएगा। तो ये जो है अगर मूवमेंट लाइट के रिस्पॉन्स में किया जा रहा है तो वो फिर फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल होगा। फिर अगर मूवमेंट तुम्हारा वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में हो रहा है तो वो जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म अपने होता है रूट्स के द्वारा। रूट्स जो है वो बढ़ते हैं अर्थ की तरफ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और फिर जो है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है हम लोग को ग्रेविटी के अपोजिट साइड में,
जो कि अपने सूट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है वाटर की तरफ। जहाँ पे वाटर का सोर्स है वहीं पे जो है रूट्स ग्रो करने लगेंगे, तो ये रूट्स को देखने को मिलता है कि रूट्स ऐसा जो है मूवमेंट कर रहे होते हैं वाटर सोर्सेस के तरफ। फिर कीमोट्रॉपिज्म देखने को मिला। कीमोट्रॉपिज्म एक पर्टिकुलर तरीके के हार्मोन्स जहाँ पे सिक्रीट होंगे, उन वो जो है रिस्पॉन्स में मदद करेंगे प्लांट्स के। जैसे कि पोलन ट्यूब वाली बात हुई थी कि पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा के थ्रू ग्रो करते हुए जाता है, क्योंकि अंदर से जो है पूरे स्टिग्मा के तरफ जो है उसको केमिकल सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि अंदर जो है अपना ओव्यूल है, अंदर ओव्यूल है, तुम सही जा रहे हो। तो वो जो है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? केमिकल सिग्नल्स के द्वारा। दैट्स वाई वी कॉल इट कीमोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। फाइटो हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के ग्रोथ और रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हम लोगों ने 4 हार्मोन्स की बात की है। चारों याद रखना बाबू, चारों के टाइप कि ये किस टाइप के हैं और प्राइमरी फंक्शन तुमको याद रखना है बस। पहला तीन तीन तो तुम्हें पहले से याद होंगे कि हाँ भाई ग्रोथ प्रमोटर, तीन थे ग्रोथ प्रमोटर, और तीन थे ग्रोथ प्रमोटर, और वो एक ही था ग्रोथ इनिबिटर। पहला है अपना एक्सिन, ये ग्रोथ प्रमोटर है। ये क्या करता है? सेल इलोंगेशन में मदद करेगा और रिस्पॉन्सिबल होगा फोटोट्रॉपिज्म के लिए। बस इतनी सी बात। उसके बाद है गीबेर क्या था इसका? गीबेर रेलिंस, गीबेर गीबेरलिंस लेनिन्स, ठीक है, जो भी है तुम देख लेना, ठीक है। ये है ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर जो है यहाँ पे टाइप इसका है ग्रोथ प्रमोटर, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो है स्टीम और फ्रूट के ग्रोथ में मदद करता है। उसके बाद साइटोकाइनिन्स है जो कि ग्रोथ प्रमोटर है। जनरली साइटोकाइनिन्स पे ज़्यादा सवाल आ रहे होते हैं, एक जीन में भी मैंने देखा है, ठीक है। उसके बाद ऑफकोर्स तुमको साड़े जो है एमसीक्यूज में साड़ों का नाम देखने को मिलेगा। तो साइटोकाइनिन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सेल डिवीजन प्रमोट करता है, और ये जो है फ्रूट्स के ग्रोथ में भी मदद करता है और सीड्स के ग्रोथ में भी मदद करता है। जस्ट अ मिनट। अब बारी आती है एब्सिसिक एसिड की। ये ग्रोथ इनिबिटर है और ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी सीड्स में, बर्ड्स में। मैंने तुम्हें बता दिया है डोरमेंसी जो है स्ट्रेस हार्मोन के रिलीज के कारण जो है, डोरमेंसी एक ऐसा स्टेट है जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने के कारण जो है प्लांट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि जो है कोई हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से वो खुद को बचा पाए। आई होप ये चीज़ तुम्हें पता चल गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल भी देखा था, जस्ट सेकेंड सॉरी, ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था, ये कि प्लांट जो है वो सन की तरफ मूव करने लग रहा है। क्यों हो रहा है ये? फोटोट्रॉपिज्म के कारण। चलो अब बारी आती है हम लोग को हार्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ने की। तो देखो सबसे पहले अपना एंडोक्राइन सिस्टम वो सेकेंड सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एनिमल्स में। पहला सिस्टम कौन सा था? नर्वस सिस्टम। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जनरली इस चैप्टर में हम लोग जो है 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और तीसरा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम एनिमल के कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, और फिर प्लांट्स में हम लोग हार्मोनल सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड। एंडोक्राइन सिस्टम जो है सॉरी, चलो थोड़ा सा जो है
बहुत दिनों बाद इतना जो है बोल रहा हूँ इसलिए। एनीवेज, गोइंग अहेड, अपना एंडोक्राइन सिस्टम वो बना होता है ढेर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, वो भी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। ये हार्मोन्स जो है जनरली इनका सिस्टम स्लो होता है काम करने का, लेकिन इनके इफेक्ट्स जो है वो वाइड स्प्रेड होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तुमको सारे हार्मोन्स जो है वो बहुत सारा जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देते हुए देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे ग्लैंड्स का जो है नाम लिख दिया है, मेल एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स, जो मेल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके नाम, और फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट जो कि फीमेल हार्मोन्स हैं उनके नाम, ताकि तुम्हें आसानी हो याद करने में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखना यहाँ पे एनसीईआरटी वाले डायग्राम में अपने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहला जो मेन एंडोक्राइन सिस्टम मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है अपना हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, और फिर ये पिट्यूटरी जो है अलग अलग ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगा, एडर्नल ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगा, पेनक्रियाज को भी, टेस्टिस को भी। वैसे ही फीमेल्स में पिट्यूटरी थायराइड को, एड्रिनल को, पेनक्रियाज को, ओवेरीज को भी। यहाँ पे एक पीनियल ग्लैंड भी है। पीनियल ग्लैंड का जनरली वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में तुमको बहुत ज़्यादा जिक्र देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वैसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास 10th की एनसीईआरटी में। चलो देखो, तो मैंने सारे जो है, अब देखो हार्मोन्स वाली चीज़ में मेन तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें वो हार्मोन कौन से ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो ग्लैंड है कहाँ पे, और उस हार्मोन का मेजर काम, और फिर अगर वो हार्मोन सही से रिलीज नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया या बहुत कम रिलीज हो गया, तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर। ये सारे मैंने लिस्ट कर दिए यहाँ पे, तुम्हें इसको याद रखना होगा और इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड, बेस ऑफ ब्रेन, दिख रहा है बेस ऑफ ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड बेस ऑफ ब्रेन, यहाँ पे लोकेशन इसका बेस ऑफ ब्रेन क्या था अपना, हैंड ब्रेन। ये हार्मोन सिक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करेगा ग्रोथ को, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी को। जाहिर सी बात है अगर इसकी कमी होगी तो बौनापन देखने को मिलेगा, और अगर ये ज़्यादा रिलीज हुआ तो एक कंडीशन है, डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग गाइगेंटिज्म बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा, जिसमें जो है बॉडी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, और ये काफ़ी हानिकारक भी हो जाता है एक मोमेंट के बाद। फेस हड्डियाँ अलग अलग तरीके से कहीं से भी बढ़ने लगेंगी, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर है अपना थायराइड ग्लैंड, ये होता है नेक में, थ्रोट में। देखो ये डायग्राम जरूर बनाना, तुम डायग्राम बनाओगे तभी चीज़ें याद रहेंगी। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, कार्ब्स के, फैट्स के और प्रोटीन्स के, उनको कंट्रोल करेगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन के रिलीज में समस्या आएगी, और ये फिर सोलन नेक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। फिर बात आता है एड्रिनल ग्लैंड का, जो कि टॉप ऑफ किडनी देखने को मिलेगा तुम्हें, टॉप ऑफ किडनी। एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करेगा। ये फाइट और फ्लाइट बॉडी के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी,
बॉडी के फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अपना एड्रेनलिन हार्मोन। इमरजेंसीज में बहुत काम आएगा। जैसे तुम सोचो कि अगर किसी डॉगी ने तुम्हें जो है पीछे से दौड़ा दिया, तुम भागोगे, उस समय तुम्हें भागना पड़ेगा या तो लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे तो तुम नहीं, ऑफ कोर्स काट लेगा तो क्या होगा, तो तुम भागोगे। अब इस भागने में तुरंत जो है एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा और तुम जो है अपनी बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ लगा के वहाँ पे भागने वाले हो। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है पेनक्रियाज। ये जो है पेट के पास होता है। देखो पेनक्रियाज जो है यहाँ पे शो किया है क्या? हाँ, पेनक्रियाज। सॉरी। तो पेनक्रियाज देखने को मिला तुम्हें पेट के पास। पेनक्रियाज रिलीज करते हैं इंसुलिन को। ये लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, रेगुलेट करता है, कम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर इसमें जो है कोई समस्या आई, डिफिशियंसी आई, तो फिर जो है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ भी हो जाएगा। अगर डायबिटीज़ वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर समस्या होती है तो फिर उन्हें इंसुलिन के एक्सटर्नल डोजेज भी लेने पड़ते हैं। उसके बाद और दो हार्मोन्स और दो ग्लैंड्स है अपने, टेस्टीज मेल में और ओवेरीज फीमेल में। टेस्टीज स्क्रोटम के द्वारा प्रोड्यूस होता है। सॉरी, टेस्टीज होगा अपने स्क्रोटम में, आउटर सैक, मैंने आपको रिप्रोडक्शन में बताया था। ओवेरीज जो है वो एब्डोमेन में देखने को मिलेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे है अपना ओवेरीज, ओवेरीज, और यहाँ पे अपना टेस्टीज। ठीक है। टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। ये डेवलपमेंट होगा। ये डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा किसके? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आपका फेशियल हेयर ग्रोथ या फिर जो है मस्कुलर ग्रोथ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर ओवेरीज वो रिलीज़ करेंगे ईस्ट्रोजन, जिसको हम लोग फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और ये मेस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। कब आएंगे, कितने समय के लिए रहेंगे, कब रुकेंगे, वो सारी चीज़ों के लिए अपना रिस्पॉन्सिबल है ईस्ट्रोजन। उसके बाद है अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन में देखने को मिलेगा तुम्हें, और ये रिलीज करता है अलग अलग तरीके के हार्मोन्स। और इनका जो है जो भी सिक्रीशन ये प्रोड्यूस करता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। दिस इज द क्रूशियल प्रोसेस दैट रेगुलेट्स हार्मोन लेवल्स। जो भी आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो है हार्मोन लेवल्स कंट्रोल किए जाते हैं। द बॉडी हैज सिस्टम्स टू डिटेक्ट इफ द हार्मोन इज टू हाई और टू लो। बॉडी के पास मैकेनिज्म भी है कि अगर कोई हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है, तो फिर वो सिग्नल भेजता है वो उस पर्टिकुलर ग्लैंड को कि भाई जो है उसको कम करो या ज़्यादा करो, जैसा भी जो है आपका कंडीशन होगा उसके हिसाब से। रियल लाइफ एग्जांपल इसका, जैसे कि एसी में जो है एक थर्मोस्टेट होता है, वो इसका रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे ही रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो एसी तुरंत ऑन हो जाता है वो सेंस करके। फिर जैसे ही रूम में जो है ठंडा हो जाता है रूम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो सेंस कर लेता है और फिर एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। बॉडी भी कुछ वैसा ही मैकेनिज्म करता है हार्मोन्स के लिए। अगर हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज हो गए तो तुरंत जो है उसको सिग्नल भेजा जाएगा कि नहीं भाई रुक जाओ। अगर हार्मोन्स कम रिलीज हुए तो तुरंत उस पर्टिकुलर ग्लैंड को सिग्नल भेजा जाएगा कि भाई थोड़ा सा और हार्मोन इंक्रीज करो। इंसुलिन जैसे कि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है, इंसुलिन के केस में भी सेम होता है किसी भी हेल्दी रेंज के लिए। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको सही से समझ में आया हो। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बाबू, एक बार देख लीजिए। सारी चीज़ें हम लोग जो है अभी तक कर लिए हैं कंप्लीट। एक मिनट देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। आप चाहें तो ये वाले नोट्स का भी जो है मैं पीडीएफ वहाँ पे लिंक अपलोड कर दूँगा इसके लिए भी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाता है और आपने मास्टर कर लिया है सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल कि हमारी लाइफ में जो है कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना लास्ट चैप्टर, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही मैं
यहाँ पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, थैंक यू बाबू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।